हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जो लोग नए हो मेरे चैनल पे, पहली बार हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जून 2022 के लिए और आगे और भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप उनको भी देख लेना। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये तीसरा वीडियो है ऐसा जो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें मैं 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कम समय में आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है, रिवीजन हो सकती है, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट कौटिल्य की जो फॉरेन पॉलिसी के जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने सूत्र बताए। जैसे 6 सूत्रीय विदेश नीति की बात करते हैं कौटिल्य, ठीक है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन है वो सूत्र, ठीक है, या किस किस तरह की फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं संधि की, फिर उसके बाद विग्रह, यान है, आसन है, संश्रय और द्वैधिभाव है, ठीक है। तो देखिए संधि क्या होती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु समतुल्य या अधिक शक्तिशाली राजा के साथ संधि, आत्मरक्षा के लिए शत्रु के साथ संधि। देखिए यहाँ पे एक समझौते की बात की जा रही है, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला, अगर आपका जो शत्रु है वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, ठीक है, या आपसे आपकी बराबरी वाला अगर कोई दूसरा राजा है या राज्य है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि शांति व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, एक पीसफुल सोसाइटी की स्थापना करने के लिए आपको क्या है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कौटिल्य यहाँ पे पहला जो सूत्र है उनकी विदेश नीति का, वो संधि बताते हैं, ठीक है, कि आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में संधि का कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे मान लीजिए अभी हम क्या देखते हैं कि रूस और आपका जो यूक्रेन है, ठीक है, उनमें किस तरह से अभी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। तो उनका एकमात्र साधन यही है कि वो लोग आपस में संधि कर लें, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस युद्ध को ख़त्म करके शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा विग्रह, शत्रु के विरुद्ध युद्ध का निर्माण करना, ठीक है। तो ये दूसरा उनका विदेश नीति का सूत्र है। कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यान का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, या विग्रह का क्या मतलब था, ठीक है। तो आपने इनका जो अर्थ है वो भी आपने याद रखना है। और विग्रह का जैसे हमने देखा, शत्रु के विरुद्ध युद्ध का निर्माण कर देना, ठीक है। और यान देखिए, युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी, ठीक है, ये भी उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि युद्ध घोषित किए बिना ही आक्रमण की तैयारी कर देना। और आसन देखिए, तटस्थता की नीति। तटस्थता क्या होती है, जब दो देशों में, दो राज्यों में विवाद होता है, ठीक है, तो कोई मान लीजिए तो कोई तीसरा राज्य है, वो ना एक राज्य के पक्ष में बोलता है ना दूसरे के पक्ष में, बल्कि वो तटस्थ रहता है, अलग रहता है। तटस्थता मीन्स अलगाव, ठीक है, किसी मुद्दे या किसी विवाद से अलग रहना, ठीक है। तो आसन का मतलब क्या है कि तटस्थता की नीति अपनाना, ठीक है। उस नीति को अपनाकर चुपचाप बैठकर आप शत्रु पर निगरानी रख सकते हो। आप इस तरह का भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में आप एक सूत्र अपना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है संश्रय, आत्मरक्षा की दृष्टि से राजा द्वारा अन्य राजा की दृष्टि में जाना, ठीक है। आत्मरक्षा की दृष्टि से राजा के द्वारा अन्य राजा की दृष्टि में जाना। मान लीजिए कि आपको ये शक है कि आपके ऊपर जो है अटैक हो सकता है, आक्रमण हो सकता है किसी दूसरे राज्य के द्वारा, तो आप क्या करोगे, किसी दूसरे राजा या राज्य की शरण में चले जाओगे आत्मरक्षा के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है द्वैधिभाव, कि एक राजा के साथ शांति संधि करके अन्य के साथ युद्ध की नीति अपनाना। तो ये छठा सूत्र है इनकी विदेश नीति का, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे। तो इस तरह का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है और आपने इसको इस तरह से तैयार कर लेना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्लेटो के बारे में। देखिए प्लेटो की राइटिंग्स को कई बार पूछा जाता है और एक्सेप्शनल राइटिंग्स पूछी जाती है। देखिए रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज, ये सबको पता है कि ये मोस्ट पॉपुलर राइटिंग्स है प्लेटो की, ठीक है। अब ये कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप प्लेटो के बारे में जब भी पढ़ते हैं इन 3 राइटिंग्स का जिक्र हर दूसरी तीसरी लाइन में आपको मिलेगा, ठीक है। और उनके जो मैक्सिमम जो आइडियाज़ हैं, जो हम उनके थॉट में पढ़ते हैं प्लेटो के, वो कहीं ना कहीं इन्हीं बुक्स में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी जो डायलॉग फॉर्म में जो अदर्स उनकी जो राइटिंग्स हैं, ठीक है,
उनके जो सारी राइटिंग्स है, पहली बात तो ये कि वो सारे डायलॉग फॉर्म हैं, ठीक है। बाकी रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज के अलावा जो है, ठीक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो किस चीज़ के संदर्भ में वो डायलॉग लिखा गया है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए अपोलॉजी, अपोलॉजी किसके लिए लिखा गया था? सुकरात के बचाव के लिए ये डायलॉग लिखा गया था, इनकी ये राइटिंग लिखी गई थी, ठीक है। क्रीटो, अब क्रीटो क्या है? ये राजनीतिक उत्तरदायित्व के बारे में है। एंथीप्रो, एंथीप्रो जो है दिव्य शक्ति की उपासना, आत्मा की शुद्धि के लिए। ये सारी चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी या आप कुछ इनका निमोनिक्स बना लीजिए, ठीक है, आप उस हिसाब से इनको याद रख सकते हो। फीडो देखिए आत्मा की अनश्वरता के बारे में, ठीक है, कि हमारी जो सोल है वो इमॉर्टल है, अनश्वर है, ठीक है, उसके बारे में कौन सी बुक लिखी गई है? फीडो। फिर चार्मिडीज, चार्मिडीज जो है आत्मा के ज्ञान के बारे में इसमें बात की गई है। लेशस, लेशस मीन्स ये करेज को परिभाषित करता है। प्रोटोगोरस, सोफिस्ट प्रोटोगोरस की तुलना सुकरात से की गई है प्रोटोगोरस में, ठीक है। और मीनो, मीनो में देखिए सद्गुणों को पढ़ने पर बल दिया जाता है मीनो में, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है। मेनेक्सनेस, ठीक है, मेनेक्सनेस, इसमें पेरिविलियन स्वर्ण युग की आलोचना की गई है। और गॉर्जियस, प्लेटो ने विवेक के द्वारा निर्णय पर बल दिया है इसमें, गॉर्जियस में, ठीक है। और सिंपोजियम देखिए इसमें उसने प्यार पर बल दिया है। टाइमियस, इसमें जीवन तथा, ठीक है, जीवन तथा भगवान पर प्रकाश डाला है टाइमियोस में। और फिलेबस, फिलेबस में ये एथिक्स एवं अच्छी ज़िंदगी पर बल देता है। तो ये सारी राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी, मतलब आपको जो भी एक्सेप्शन अगर कोई और राइटिंग पूछी जाएगी वो इन्हीं में से पूछी जाएगी, ठीक है। द लॉज, स्टेट्समैन और रिपब्लिक को छोड़ के, और रिपब्लिक का जो टाइटल है वो क्या है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक उसका टाइटल क्या है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि रिपब्लिक का टाइटल क्या है। बाकी सारी बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए, रट लीजिए और किसी निमोनिक्स के द्वारा आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल कल्चर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, आमंड और पॉवेल की यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। उन्होंने जो पॉलिटिकल कल्चर के कुछ टाइप्स बताए हैं कि जो पर्टिकुलर सोसाइटी होती है वहाँ पे किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है, ठीक है। पॉलिटिक्स के प्रति आपका जो नज़रिया है, आपके जो विचार हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम है, उस थॉट को जब आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र करते हो, शेयर करते हो, तो ये चीज़ क्या बन जाती है? एक संस्कृति बन जाती है, एक पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है ये, ठीक है। कि क्या ट्रेंड है, आप पॉलिटिक्स को किस नज़रिए से देखते हो, अलग अलग सोसाइटीज़ में पॉलिटिक्स के प्रति जो लोगों का क्या विचार है, ठीक है, किस बिलीफ सिस्टम को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आमंड और पॉवेल ने 3 तरह के पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात की है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, जिसको आदिमकालीन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या है? ये वो व्यवस्था होती है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसके बारे में कोई मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है उसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता। किसको? जो उस पर्टिकुलर सिस्टम में, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो लोग रहते हैं। कैसी सोसाइटी में? पैरोकियल सोसाइटी में, ठीक है। आदिमकालीन संस्कृति ऐसी संस्कृति जिसमें लोगों को जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, ना ही उनको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान होता है, ठीक है। मतलब टोटली पॉलिटिक्स से जो है इग्नोर्ड होते हैं, अनजान होते हैं, ठीक है। ना तो उनको उस सिस्टम के बारे में कोई समझ है, ना उस सिस्टम के अंदर उनके क्या अधिकार बनते हैं इस चीज़ की उनको कोई समझ है। तो ये ऐसी सोसाइटी को क्या कहेंगे आप? पैरोकियल या आदिमकालीन सोसाइटी कहेंगे, ठीक है। आदिमकालीन पॉलिटिकल कल्चर कहेंगे अकॉर्डिंग टू आमंड और पॉवेल। दूसरी इन्होंने बात की है सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर क्या है? देखिए प्रजाभावी संस्कृति इसको कहते हैं। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें जो लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान भी होता है, होता है, पर अपनी भूमिका का उनको ज्ञान नहीं होता। मतलब उनको पता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम एक्चुअली, लेकिन उनका अपना एक रोल क्या है उस चीज़ में वो उनको पता नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में आप वोट करते हो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कई लोग ऐसे हैं, कई सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आप वोट करते हो, आप अपनी सरकार चुनते हो, लेकिन आपका रोल क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उन लोगों के लिए, ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। और वो लोग जो है पावर गेन कर लेते हैं आपसे, ठीक है, और बाद में आप पे रूल करते हैं, जबकि वो सिर्फ आपके सर्वेंट होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो लोग आपके मास्टर बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपको आप अपनी भूमिका से अनजान है
कि आप नहीं जानते कि आपका रोल कितना बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, आपके एक वोट का क्या रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कल्चर जो है सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पे इन्होंने कहा है। तीसरा है सहभागी कल्चर, जिसको पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा कल्चर है, ऐसा राजनीतिक संस्कृति है ऐसी जहाँ पे लोग जो होते हैं उनको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी होती है, ठीक है, कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज है, और साथ ही साथ उनको अपने अधिकारों व अपनी भूमिका का भी ज्ञान होता है कि उनके क्या क्या उसमें राइट्स हैं और उनका रोल क्या है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ के लोगों को पता होती है, ठीक है। तो आधुनिक समय में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की जाती है, या आप यूँ कहें कि लोगों से ज़्यादा यही अपील की जाती है कि आप जो है बढ़ चढ़ कर डेमोक्रेसी में भाग लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ लोगों को अवेयर किया जाता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्या भूमिका है उनकी, ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये 3 तरह का पॉलिटिकल कल्चर जो आमंड और पॉवेल ने बताया था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे एक मैंने इसको जो है एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रखा है, ठीक है, जिसमें व्हाट इज़ शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ठीक है। हमारे जो संविधान की अनुसूची 5 और 6 है, ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर क्या है, ठीक है। देखिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, प्रशासन और नियंत्रण किस पे, शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट, मतलब अलग अलग राज्यों में जो शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ के प्रशासन को और वहाँ उस प्रशासन के नियंत्रण के लिए जो कुछ स्पेशल प्रावधान है, ठीक है, विशेष प्रावधान है, वो जो है शेड्यूल 5 में दिए गए हैं। अब आप देखिए कि शेड्यूल 5 में से कौन से स्टेट हैं या कौन से एरियाज़ हैं, किन स्टेट्स में वो पाए जाते हैं जहाँ पे शेड्यूल एरियाज़ को जो है कंट्रोल किया जाता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। देखिए, ये मैंने छोटा सा निमोनिक्स बनाया है, ठीक है, इसके जरिए जो है आप इन राज्यों को याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि आर्टिकल 5 में शेड्यूल 5 में जो है आपके जो भी आपके शेड्यूल स्टेट हैं, ठीक है, उनमें से कौन से इसमें से राज्य शामिल है, कौन से नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सिर्फ यही पता रखना है कि कौन से हैं, ठीक है। तो आप तो छा गए, रोज़ हिमाचल में मिलते हो, ये एक छोटा सा निमोनिक है, ठीक है। इसके ज़रिए हम उन 10 राज्यों की बात करेंगे जिनको जो है शेड्यूल एरियाज़ में रखा गया है, ठीक है। शेड्यूल 5 में जो है शेड्यूल एरिया माना जाता है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। तो ये हैं, आप तो छा गए, रोज़ हिमाचल में मिलते हो, आपका मतलब होता है AP आंध्र प्रदेश ले लिया, तो से आप T ले लीजिए, तेलंगाना हो गया, 6 से आप छत्तीसगढ़ बन गया, ठीक है, गए से G ले लीजिए तो गुजरात बन गया, रोज़ ROJ, इससे 3 स्टेट का नाम बनता है, R फॉर राजस्थान, O फॉर ओडिशा, J फॉर झारखंड, ठीक है, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड। नेक्स्ट हिमाचल, ठीक है, और मैं मिलते हो, मैं से पहला माँ ले लिया महाराष्ट्र और मिलते से दूसरा माँ ले लिया मध्य प्रदेश। इस तरह से 10 राज्यों के नाम इसमें मिलते हैं, ठीक है, इस छोटे से निमोनिक में। तो ये आपके लिए याद रखना आसान रहेगा। और जो शेड्यूल 6 है, इसमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, उनके लिए जो है विशेष प्रावधानों की बात की गई है, ठीक है, जिसमें 3 राज्य हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनको जो है ट्राइबल एरियाज़ के क्षेत्र में रखा गया। देखिए, आसाम, मेघालय, मिजोरम। अब इसका आप छोटा सा कोई अपने हिसाब से निमोनिक बना लीजिए, या इसको ऐसे याद रख ले कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड बनाकर रखा है। तो आपने शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को भी याद रख लेना है और इनको नोट कर लेना है। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हमने बना के रखा है। देखिए, व्हाट इज़ अमेंडमेंट एक्ट 91, ठीक है, 91 अमेंडमेंट एक्ट क्या है। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि आपका जो 91 अमेंडमेंट एक्ट है वो किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होंगे, या तो ये जो ऑप्शन होगा, ठीक है, उसी को उन्होंने जो आंसर होगा उसी का उन्होंने क्वेश्चन बना दिया होगा कि कि आपका जो 15% का जो क्राइटेरिया, ठीक है, कि आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे स्टेट की ले लो चाहे सेंटर की ले लो, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रावधान जो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया है, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ 91 अमेंडमेंट एक्ट। डायरेक्ट हम इसका आंसर देखते हैं कि इसमें क्या बात की जाती है कि जो साइज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद का जो साइज़ है एट द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट में जो मंत्रिपरिषद का जो साइज़ है,
मस्ट नॉट एक्सीड, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए किससे, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा एंड टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए यहाँ पे बात की जा रही, चाहे आप केंद्र की लोकसभा ले लीजिए, चाहे आप राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली ले लीजिए, ठीक है, उन दोनों की जो है 15% से ज़्यादा, ठीक है। अब लोकसभा की बात कीजिए तो लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उन कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ। अगर आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप ये इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधानसभाओं की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो टोटल नंबर होते हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, उन मेंबर्स का 15% ही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रावधान कहाँ किया गया है, 91st अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इस प्रोविजंस के द्वारा क्या ऐड किया गया, प्रोविज़न एडेड टू आर्टिकल 75(1) का 8, जिसमें ये बात की जाती है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, चाहे वो राज्य की है चाहे आपके केंद्र की है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर अगर केंद्र की है तो प्राइम मिनिस्टर उसमें इंक्लूड होगा, और राज्य की है तो चीफ मिनिस्टर उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। उसको मिला के उसको इंक्लूड करके जो है 15% से ज़्यादा जो है आपकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। तो ये प्रावधान 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो पब्लिक अकाउंट कमेटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लोक लेखा समिति आप यूँ समझिए, इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है, चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके द्वारा जो है जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती है, ठीक है, उनके चेयरमैन को कौन चुनता है, लोकसभा स्पीकर। पहली बात आप ये याद रखिए, ठीक है। दूसरी बात, ये एक फाइनेंशियल कमेटी है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये कैसी एक फाइनेंशियल कमेटी है, ठीक है। इट कंसिस्ट, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, देखिए ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं या कहाँ से कितने मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो 22 मेंबर इसमें होते हैं, जिसमें से 15 जो लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। तो 22 मेंबर्स की ये एक फाइनेंशियल कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन है किसके द्वारा चुना जाएगा, जैसे हमने बताया कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो है जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है सबके चेयरमैन चुने जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरमैन भी किसके द्वारा चुने जाएंगे, लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 22, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, ठीक है। अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसको कौन असिस्ट करता है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। देखिए कैग के द्वारा इसको जो है असिस्ट किया जाता है। ऑल इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। तो कई बार इलेक्शन मेथड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम मेजर अपोजिशन पार्टी अपॉइंट्स एज चेयरमैन। देखिए जो हमने बात की कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो जो चेयरमैन की नियुक्ति करता है, जो फाइनेंस जो आपकी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो इसका जो चेयरमैन होता है वो किसको चुना जाता है, पहली बात जो लोकसभा मेंबर फ्रॉम द मेजर अपोजिशन, मतलब आपकी जो मेजर अपोजिशन में जो मेजर अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, लोकसभा में जो आपकी मेजर अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी का जो मेंबर है, ठीक है, उसको जो है चेयरमैन चुना जाता है, ठीक है। इंश्योर दैट पब्लिक मनी इज़ स्पेंट, ठीक है। देखिए इसका काम क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है, ये इंश्योर करता है कि दैट पब्लिक मनी इज़ स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद पार्लियामेंट्री डिसीजन और नॉट, कि क्या जो पब्लिक का जो पैसा है, ठीक है, जो पब्लिक मनी है, क्या जो उसको पार्लियामेंट्री डिसीजन के अकॉर्डिंग जो स्पेंड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा लेखा जोखा कौन करता है, आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, जो कि मैंने बताया फाइनेंशियल कमेटी है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके संदर्भ में 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, ठीक है। तो 15 और 7 मेंबर, ठीक है। और इसको कौन असिस्ट करता है, कैग के द्वारा इसको जो है असिस्ट किया जाता है। और इसके मेंबर्स को कैसे चुना जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। और इसका जो चेयरमैन होता है वो किसको चुना जाता है, तो अपोजिशन पार्टी के मेंबर को, कहीं ना कहीं मेजर जो अपोजिशन पार्टी होती है आपकी उसके मेंबर को चुना जाता है। और उसका काम क्या है, ये देख रेख करना है कि क्या जो पब्लिक की मनी है क्या उसको अकॉर्डिंग्स टू द पार्लियामेंट्री डिसीजन के द्वारा जो है उसको जो है यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम देखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखिए अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ कई बार ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि इससे जुड़े कौन है। देखिए डेविड स्टिन ने बात की थी, डेविड स्टिन एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। इन्होंने एक बात कही कि जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, दैट इज़ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑल अबाउट द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। देखिए तीन चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जा रही, अथॉरिटेटिव एलोकेशन और वैल्यूज़। वैल्यूज़ मीन्स जो मूल्य हैं, जो सेवाएं हैं, जो राज्य के द्वारा नागरिकों को प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, उन सेवाओं का आवंटन किस तरीके से, एक अथॉरिटेटिव मीन्स उसके पीछे जो एक अथॉरिटी का यूज़ है, ठीक है, अथॉरिटी है, उन सत्ता है उन सेवाओं के पीछे, उन सर्विसेज के पीछे जो एक अथॉरिटी है, ठीक है, उनके द्वारा जो है एक एलोकेशन किस तरह से की जाए, ठीक है, ये बात यहाँ पे की जाती है कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, यही राजनीति है जिसमें आपके जो मूल्य हैं उनका आवंटन होता है किस तरीके से, आधिकारिक तौर पे, ठीक है। तो डेविड स्टिन की बात करते हैं, इसके साथ हम ये बात करते हैं कि डेविड स्टिन किसके साथ जुड़े हैं, आपका जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन है और पोस्ट बिहेवियरलिज्म से, ठीक है। तो बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म से जुड़े आपके डेविड स्टिन है और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। तो देखिए डेविड स्टिन की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 1951 में इनकी बुक आती है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक सिस्टम अप्रोच भी दी थी पॉलिटिक्स की, ठीक है। और 1957 में एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, 1965 में ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, 1965 में ही एक अ सिस्टम एनालिसिस फॉर पॉलिटिकल लाइफ, और 1969 में चिल्ड्रन इन द पॉलिटिकल origin of the पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इन 1969। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सारी डेविड स्टिन की, आप इनको कैसे भी करके याद कीजिए या निमोनिक्स के ज़रिए या आप इनको रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि डेविड स्टिन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स वहाँ पूछी जाती है एग्जाम में, मैच करने के लिए पूछी जाती है, ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। डेविड स्टिन का ये जो कॉन्सेप्ट है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, हालांकि इसकी डिटेल नहीं पूछी जाती कि उसमें किन किन अंदर से मीन्स गहराई से इस चीज़ को पूछा नहीं जाता, डायरेक्टली ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि जो इसमें क्या बात की जाती है कि आपके जो सरकार या राज्य के द्वारा जो आपकी सेवाएं हैं, ठीक है, या सर्विसेज है जो लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है, लोगों के वेलफेयर के लिए, उन सेवाओं या उन सर्विसेज के पीछे एक अथॉरिटेटिव कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि उनको अथॉरिटी प्राप्त होती है उन मूल्यों को, ठीक है। तो ये जो है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के तौर पर जो है राजनीति को कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करने के लिए भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सुशासन, देखिए गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की श्रेणी में रखा है, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, ठीक है। देखिए गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस क्या होती है, जिसमें आपके जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से पब्लिक अफेयर्स को डील करते हैं, लोगों के वेलफेयर्स के लिए किस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा शासन या सुशासन कैसे काम कर सकता है, उसमें क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो कई बार इस तरह से कोई ऑप्शन भी आ जाते हैं, उसमें से आपको जो राइट आंसर चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन गुड गवर्नेंस में क्या चीज़ होनी चाहिए कि देखिए ये स्मार्ट होना चाहिए, सबसे पहली बात स्मार्ट गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है। स्मार्ट क्या है आप समझोगे, पता नहीं स्मार्ट क्या है, लेकिन देखिए स्मार्ट जो है एक छोटा सा एक निमोनिक है जिसके ज़रिए जो है इसमें 5 इसमें जो फीचर इसके जो है इंक्लूड होते हैं। एस फॉर सिंपल, एम फॉर मॉरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो देखिए एस फॉर सिंपल कि जो आपका जो शासन है वो सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, वो इतनी जटिल प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती है उसमें जो औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ अनौपचारिक भी होनी चाहिए, लोगों को आसानी से ईजिली जो आपका शासन सुशासन आपकी पॉलिसी जो आसानी से आपको समझ में आनी चाहिए, आपकी जो भी नीतियाँ हैं लोगों के लिए वो आसानी से लोगों को समझ आनी चाहिए, मतलब वो सरल होनी चाहिए, उसकी जो प्रोसेस है वो सिंपल होनी चाहिए, बड़ी जटिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात ये एक गुड गवर्नेंस में होनी चाहिए कि आपका जो गवर्नेंस है वो सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। दूसरा एम फॉर मॉरल, नैतिक, कि आपके जो शासन में जो भी कार्य करता है, ठीक है, वो मॉरल होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए, लोगों के प्रति नैतिकता अपनानी चाहिए उनको, ठीक है। और ए फॉर अकाउंटेबल, अकाउंटेबली बहुत बड़े विषय
किसी भी गवर्नमेंट की आप बात करें या किसी भी एक पर्टिकुलर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, दैट शुड बी अकाउंटेबल, जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है, उसकी लोगों के प्रति जो है जवाबदेह होना चाहिए वो आपका जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है या एक गवर्नेंस है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए उत्तरदायित्व, तो जो हम बात अकाउंटेबिलिटी में कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। आप अकाउंटेबल होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, किसी चीज़ के प्रति उत्तरदायी भी होने चाहिए और जवाबदेह भी होने चाहिए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, देखिए जो इसमें ये बात की जाती है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक के सामने जो है आप यूँ समझिए कि लोगों के सामने ही बननी चाहिए, लोगों के नज़रिए में, ठीक है। ऐसा ना हो कि जी आप उन चीज़ों को गोपनीय रख रहे हो, लोगों से बिल्कुल छिपा के आप रख रहे हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए ही पॉलिसीज़ बना रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पारदर्शिता की बात की जा रही है कि आपकी जो पॉलिसीज़ होती है उसमें एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो पारदर्शी होनी चाहिए कि आप फ्यूचर को लेकर भी उसमें बात कर सको, ठीक है। लोगों के सामने आप उन चीज़ों को डिस्कस करो ताकि लोगों की एक आम सहमति उन चीज़ों को होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता दिखनी चाहिए उस चीज़ में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये चार जिनको जो है किस में इंक्लूड किया जाता है, स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट के अंतर्गत जो इन पांचों विशेषताओं को जो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो गुड गवर्नेंस के ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो मैकियावेली, इटली के एक प्रसिद्ध आपके जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक है, मैकियावेली। तो मैकियावेली का जो जीवन काल है वो 1469 से 1527 तक रहा है, ठीक है। मैकियावेली से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, और मैकियावेली से संबंधित यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो यस, द प्रिंस इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, जो किस चीज़ के बारे में है, शासन कला, ठीक है, शासन कला के बारे में इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। बहुत 1513 की बुक है इनकी। और इस बुक को उन्होंने किसको डेडिकेट किया, कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्लोरेंस का जो शासक था लॉरेंजो डी मेडिसी, ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो इस बुक को डेडिकेट किया था द प्रिंस को। दूसरी बुक है इनकी द डिस्कोर्सेस, ठीक है, जिसमें जो है लोकतंत्र व स्वतंत्रता से संबंधित विचारों पर इन्होंने प्रकाश डाला है, लोकतंत्र व स्वतंत्रता पर इन्होंने विचार दिए अपनी बुक द डिस्कोर्सेस में। और द आर्ट ऑफ वॉर, ये बुक बहुत बार पूछी गई है, द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है, जिसमें नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन करता है वो, ठीक है, कि आपकी एक जो आपकी जो सेना होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कैसे कैसे लोगों को रखना चाहिए, कैसे लोगों को आपको नहीं रखना चाहिए ताकि आपके राज्य की सिक्योरिटी कर सके। तो ये आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने बात की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उनकी द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये चारों किताबें जो मैकियावेली की किताबें हैं, ठीक है। और मैकियावेली से संबंधित कुछ और चीज़ें भी, जैसे मान लीजिए उन्होंने जो धर्म व राजनीति का स्पष्ट विभाजन किया। एक तरफ बाद में महात्मा गांधी के बारे में देखते जब उन्होंने क्या धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ने की बात की है, ठीक है। लेकिन अगर मेडिवल टाइम में बात करें तो मैकियावेली ने जो इन दोनों को अलग किया था, ठीक है। वो धर्म और राजनीति मीन्स जो मेडिवल पीरियड में जो एक चर्च और स्टेट का जो एक विवाद था, तो उन्होंने चर्च को जो है कहीं ना कहीं, पहली बात तो कि उन्होंने इटली के अपग्रेडेशन के लिए जो है चर्च को रिस्पॉन्सिबल माना, ठीक है, कि इटली का पतन क्यों हुआ, क्योंकि चर्च की वजह से हुआ, ठीक है, उन्होंने चर्च को जिम्मेवार। और यहाँ वो राजनीति और धर्म को फिर अलग अलग करने की बात करते हैं कि चर्च और स्टेट जो दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दोनों एक नहीं हो सकते। और मानव स्वभाव को लेकर भी कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें मेनली हम बात करते हैं हॉब्स लॉ, रूसो की, कि उन्होंने ह्यूमन नेचर को किस तरह से डिफाइन किया है स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैकियावेली ने भी मानव के स्वभाव के ऊपर कुछ अपनी बात कही है। उन्होंने ये माना कि जो मानवीय स्वभाव कैसा है, लालची है, स्वार्थी है, डरपोक है, और मानव का जो मूल उद्देश्य क्या है, इन्होंने बताया कि वो है संपत्ति की रक्षा करना। देखिए मानव इतना स्वार्थी है, इतना लालची है, मैकियावेली का ये मानना है कि वो जो है अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को नहीं भूल सकता वो, ठीक है। ये कोटेशन कई दफ़ा पूछी जा सकती है कि किसने ऐसा कहा है कि मनुष्य जो अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, ठीक है, लेकिन अपने संपत्ति को नहीं भूल सकता। तो ये भी मैकियावेली ने ही कहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैकियावेली के बारे में, बाकी हम डिटेल में जब मैकियावेली को पढ़ेंगे तो उसमें सारा हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हमने इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स को और ये 2-3 इनके थॉट से रिलेटेड चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स नोट की हुई है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स है लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं और जिनकी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बुक है वो है द सिविक कल्चर 1963 में। ये किसकी बुक है? आमंड एंड बर्बा की। तो कई बार ये क्वेश्चन जो मैच करने के लिए पूछी जाती है। ठीक है, द सिविक कल्चर आमंड एंड बर्बा 1963। अगली है हु गवर्न। ये 1961 में रॉबर्ट डहाल की बुक है। रॉबर्ट डहाल को उनके पॉलियार्की के कॉन्सेप्ट के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, हु गवर्न 1961। और क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये राल्फ डेरेनडार्फ की बुक है जिन्होंने कहीं ना कहीं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी में भी अपने विचार दिए कि पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसका जो है डिक्लाइन हो चुका है। ठीक है, उसका पतन हो चुका है। ठीक है, तो क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, राल्फ डेरेनडार्फ की बुक है ये, 1959 की बुक है। द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये कार्ल डोश की बुक है जिनको फादर ऑफ कम्युनिकेशन भी माना जाता है। ठीक है, तो नर्वस ऑफ गवर्नमेंट 1963 में कार्ल डोश की बुक है। ठीक है, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 में, ये एंथनी डाउन्स की बुक है। एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मतलब लोकतंत्र का जो एक आर्थिक सिद्धांत है। ठीक है, ये किसने दिया है? 1957 में एंथनी डाउन्स की बुक है। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 1968 में एसपी हंटिंगटन की बुक है ये। ठीक है, तो एसपी हंटिंगटन की और भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसमें हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं इनकी। ठीक है, और आपका जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसमें ये बात करते हैं कि ये जो बुक थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हालांकि यहाँ पे नोट नहीं किया लेकिन फिर मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है एक जो आपके फ्रांसिस फुकुयामा की जो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन थे उसके अगेंस्ट लिखी गई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एसपी हंटिंगटन के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि क्लैश नहीं होगा। ठीक है, बेशक विचारधाराओं के बीच में क्लैश नहीं होगा लेकिन अब जो है कल्चर या संस्कृतियों को लेकर जो है क्लैश होने वाला है। ठीक है, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में एसपी हंटिंगटन ने इस तरह की बात की थी। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डिके भी इनकी बुक है एसपी हंटिंगटन की। और साथ ही हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 में। तो ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि जैसे 6 बुक्स यहाँ पे मैंने बताई, ठीक है, हर लेक्चर में 5-5 6-6 और बुक्स भी मोस्ट एक्सपेक्टेड में लेकर आता रहूँ ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाए और आप जो ऑथेंटिक्स बुक्स को याद करके जाओ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ जो भी नेट की तैयारियां कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारियां और अच्छे से चलें। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके नेट की एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।